हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल प्योपल टीचर। तो कैसे हो आप सब? आशा है कि सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए। जैसा आप सभी को पता है कि हम आजकल जेपीटी कमीशन की प्रेपरेशन कर रहे हैं, तो आज की वीडियो में हम साइकोलॉजी सेक्शन के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसके रिगार्डिंग आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, जो आप जेपीटी टेट की प्रेपरेशन कर रहे हैं चाहे कमीशन की प्रेपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन के बारे में, जितने भी टॉपिक्स के बारे में हम आज बात करेंगे, ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके। तो आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे मोस्ट कंटेंट को उठाया जिसमें हमारा हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट है, और हमारा सोशलाइजेशन, और हमारा एक मैथ्स लॉ की थ्योरी। ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट जिनके बारे में हम बात करेंगे। बहुत ही इजी टॉपिक है और बहुत ही आसान टॉपिक है, जो कि आपके पास आते हैं और हर साल आते हैं, रिपीटेड है। और इनसे जो क्वेश्चन भी आते हैं वो भी बहुत आसान आते हैं। बस थोड़ा आपको इस टॉपिक को समझना होगा, आखिर इस टॉपिक में बताया क्या गया। तो जब हम हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की बात करें तो ये एक दूसरे के ना पूरक है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। क्योंकि एनवायरनमेंट और हेरिडिटी का एक पर्सन की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसकी फिज़िक्स किस तरीके की होगी, उसकी पर्सनैलिटी किस तरीके की है, उसका बिहेवियर किस तरीके का है, उसका इंटरेस्ट किस तरीके का, उसका इंटेलिजेंस किस तरीके का, ये सब आपका हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि आपके पास बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से हर साल। तो जब हम हेरिडिटी की बात करें तो एक जेनेटिक फैक्टर है, ठीक है, जो कि जीन्स है, जो कि बच्चे के अंदर आते हैं उसके पेरेंट्स के थ्रू। तो ये हमारा जो हेरिडिटी है वो हमारा वंश अनुक्रम जो बात करते हैं वो हमारा आगे से आगे ट्रांसफ़र होते रहता है, पेरेंट्स से बच्चों में, बच्चों से फिर उनके बच्चों में, आगे आगे चलते रहता है हेरिडिटी। और एनवायरनमेंट की बात करें तो ये हमारा अपना सराउंडिंग, हमारी फैमिली आ गई, हमारा स्कूल, हमारा नेबर, हमारा मीडिया, हमारा कम्युनिटी किस तरीके की है, ये चीज़ हमारे को अफेक्ट करेगी। क्योंकि जो हमारी फिज़िक्स किस तरीके की होगी, हमारी इंटेलिजेंस किस तरीके की होगी, हमारा इंटरेस्ट किस तरीके का होगा, वो सब हमारा हेरिडिटी के ऊपर निर्भर करता है। कि हमारे पेरेंट्स किस तरीके के थे, उनकी हाइट किस तरीके की थी, उनका कलर किस तरीके का था, ये सब हमारा किसके अंदर आता है, हेरिडिटी के अंदर आता है। और जब हम बात करते हैं एक बच्चे की डेवलपमेंट किस तरीके की होगी, उसके लिए भी आपका हेरिडिटी फैक्टर है और एनवायरमेंटल फैक्टर सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसका फिजिकल और जो साइकोलॉजिकल करैक्टरिस्टिक्स है वो सब आपका इसी के ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि आपके पास जब भी कुछ भी पूछा जाए कि एक बच्चे की जब डेवलपमेंट होती है उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर कौन से हैं, तो वो हमारा हेरिडिटी और एनवायरनमेंट है। एक बच्चे की जो हेरिडिटी है उसके पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करती है, उसके पेरेंट्स के जीन्स किस तरीके के थे उसके ऊपर निर्भर करती है। हेरिडिटी और जो एनवायरनमेंट, ये ऐसा फैक्टर है जो कि बच्चे के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, उसका बिहेवियर, हर एक चीज़ को अफेक्ट करेगा। आपसे अगर कभी भी क्वेश्चन में पूछा जाए कि जो बच्चा है वो चोरी कर रहा है उसका कारण क्या है, वो भी आपका हेरिडिटी एनवायरमेंटल फैक्टर होगा। एक बच्चा है जिसकी इंटेलिजेंस बहुत अच्छी है, उसका भी हेरिडिटी और एनवायरमेंटल फैक्टर होगा। अगर कोई बच्चा प्रतिभाशाली गिफ्टेड है उसके लिए भी एनवायरमेंटल एंड हेरिडिटी फैक्टर है। हर एक चीज़, जब भी बच्चे की पर्सनैलिटी, बिहेवियर के बारे में जब भी आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सा कारक है, जहाँ भी आपको हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दिखे तो आपने उसको टिक कर देना, ये एक लॉजिक है। क्योंकि हर एक चीज़ के लिए आपका हेरिडिटी और जो एनवायरनमेंट है ये वाला फैक्टर सबसे इम्पॉर्टेंट है। बच्चे की जेनेटिक्स की बात करें, उसके इंटरेस्ट की बात करें, उसकी इंटेलिजेंस की बात करें, चाहे जिस चीज़ की बात करें, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपकी हेरिडिटी ही एक जेनेटिक फैक्टर है जिसमें कि आपके जीन्स के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि हेरिडिटी क्या है, आपके पेरेंट्स से आपके अंदर आते रहती है, जो अनुवांशिकता के गुण है वो क्या है, स्थानांतरण होते रहते हैं एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी के अंदर। तो नेक्स्ट बात करते हैं अपना सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि गुणसूत्रों बोले तो क्रोमोसोम। इसके रिगार्डिंग आपके पास हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका हेरिडिटी के अंदर, ठीक है। क्योंकि बच्चे भी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कई बार, क्योंकि ये बहुत पहले का पढ़ रखा होता है तो भूल भी जाते हैं। तो आपने याद रखना है कि जब आपका एक्स वाई क्रोमोसोम मिलते हैं तो आपका लड़के का जन्म होगा। यदि एक्स और एक्स क्रोमोसोम मिले तो आपके पास लड़की का जन्म होगा। क्योंकि आपसे क्वेश्चन ही ये पूछा था सबसे इजी कि अगर एक्स वाई गुणसूत्रों का मिलन होगा तो किसका जन्म होगा, तो लड़के का जन्म होता है, ठीक है। अगर आपके पास एक्स एक्स गुणसूत्रों का मिलन होगा तो लड़की का जन्म होता है। यहाँ से ये क्वेश्चन आपके पास पूछा जाता है। और एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि प्रत्येक कोशिका में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है।
तो उसमें आपके पास एक्स क्रोमोसोम जो एक्स गुणसूत्र है वो पाया जाता है, क्योंकि एक्स देखो आपके पास लड़की के अंदर भी होता है और लड़के के अंदर भी होता है। तो ये भी आपके पास पूछा जाता है कि प्रत्येक कोशिका में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है, तो वो आपका एक्स होता है। तो इसका तो इतना ही टॉपिक है। नेक्स्ट बात करें अपना सोशलाइजेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो जो आपका ये वाला टॉपिक है ना, समाजीकरण, सोशलाइजेशन, ये सबसे इजी टॉपिक है और इससे भी आपके पास हर साल क्वेश्चन आते हैं। आज जो भी हम ये 3 टॉपिक कर रहे हैं, इन तीनों टॉपिक के रिगार्डिंग आपका हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सोशलाइजेशन होता है क्या? समाजीकरण, जब हम समाज में मिलते हैं, जुलते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, एक दूसरे के प्रति इमोशंस, लव, अफेक्शन हो, तो वो हमारा सोशलाइजेशन है। क्योंकि जब बच्चा होता है छोटा, जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है, तो वो धीरे धीरे करके सोशलाइजेशन होता है, एक दूसरे से बातचीत करता है। क्योंकि जो छोटा बच्चा है वो क्या है, सिर्फ मम्मी पापा के पास जाता है, बाकी सबसे क्या है, डरता है। धीरे धीरे करके वो बड़ा होगा, फिर अपने फैमिली मेम्बर से बात करने लग जाएगा, फिर बाहर जाता है, फिर अपने पड़ोस में, आस पड़ोस में खेलेगा, एनवायरनमेंट पे। तो सोशलाइजेशन में भी एनवायरनमेंट और हेरिडिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो बेसिकली आपसे पूछा जाता है कि प्राइमरी एजेंट्स कौन से हैं और सेकेंडरी एजेंट्स कौन से हैं, या ये पूछा जाए सोशलाइजेशन किस प्रकार की प्रक्रिया है। सोशलाइजेशन कैसी प्रक्रिया है जिसमें कि बच्चा क्या है, सोशली होए, हर एक के साथ अच्छे से बात करे, किस तरीके से बात करना है, ये सब कुछ समझे। तो प्राइमरी एजेंसीज होती है हमारा पेरेंट्स, सबसे पहला हमारा होगा परिवार, हमारे माता पिता, सिबलिंग्स बोले तो अपने कज़न्स, ब्रदर वगैरह हो गए। जो चर्च है ये प्राइमरी एजेंसी है, आपके रिलीजन पार्ट हो गया, जैसे कि आपके मंदिर हो गए, ये वाले हर एक चीज़ें किसके अंदर आई, आपकी प्राइमरी एजेंसीज के अंदर आती है। आपसे पूछा जाएगा अगर कि आपकी प्राइमरी एजेंसी कौन सी है, वो आपके क्या है, पेरेंट्स है, फैमिली है, ये आपके प्राइमरी है। और सेकेंडरी जो एजेंसीज होती है वो वाली एजेंसीज होती है जहाँ पे आप एजुकेशन के लिए जाओगे, आप एनवायरनमेंट में जब आप घर से बाहर निकलोगे, तो वो आपका सेकेंडरी एजेंसीज आती है। तो सेकेंडरी एजेंसीज में जैसे आपके फ्रेंड्स आ गए, ठीक है, आपके नेबर्स आ गए, आपका वर्क प्लेस जहाँ वर्क करते हो वो है, यूनिवर्सिटी, एजुकेशन के लिए जहाँ जाते हो, आपके स्कूल। आपसे कई बार ये भी पूछा जाता है कि जो स्कूल है वो कौन सी एजेंसी है, तो आपकी वो सेकेंडरी है। फिर आपकी कम्युनिटी आती है, फिर आपके जितने भी आपके एनवायरनमेंट के अंदर जो जो चीज़ें आती है वो सब किसके अंदर आएगी, आपकी सेकेंडरी। जो आपके घर के अंदर की चीज़ें हैं और आपका जो मंदिर है, जो रिलीजन प्लेस है, वो वाली चीज़ें आपकी प्राइमरी एजेंसीज के अंदर आती है। जैसे कि आपका वर्क प्लेस, ये सेकेंडरी है। यहाँ पे रिलीजन की बात करें, ये आपका प्राइमरी है। फैमिली होगी, ये प्राइमरी है। पीयर्स ग्रुप बोले, ये भी आपका सेकेंडरी है, जो कि आपके फ्रेंड्स वगैरह है, ये आपका सेकेंडरी एजेंसीज के अंदर आता है। तो यहाँ से सिर्फ यही क्वेश्चन आता है कि आपके प्राइमरी एजेंसीज कौन सी है। सबसे पहला आपका फैमिली है, फिर आपका स्कूल है, फिर आपकी कम्युनिटी है। ये 3 चीज़ें आपने याद रखना है। इसके रिगार्डिंग आपके साथ हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सोशलाइजेशन वाला टॉपिक भी हमारा ख़त्म हो गया। इस सब के आपके पास नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे बैच में, आपके पास ग्रुप में मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अपनी मैस्लो की थ्योरी, क्योंकि ये सबसे अच्छी और सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरी है और सबसे इजी थ्योरी, क्योंकि ये थ्योरी आपके पर्सनल नीड्स के ऊपर बनाई गई है। और आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो आपकी मैस्लो की थ्योरी है वो किसके ऊपर बेस्ड है, तो ये आपके पर्सनल नीड्स के ऊपर बेस्ड है। ये आपका एक क्वेश्चन बनता है और बहुत बार पूछा भी गया है। तो याद रखना, आपकी जो पर्सनल नीड है वो आपकी मैस्लो की थ्योरी के अंदर है। तो मैस्लो की थ्योरी किसके ऊपर बेस्ड है, आपकी पर्सनल नीड्स के ऊपर। तो मैस्लो ने जो एक पर्सन की नीड्स होती है उसको 5 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। तो जो सबसे पहली नीड होती है एक पर्सन की, होती है हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स, हमारी शारीरिक नीड्स, जिसमें कि हमारे पास आएगा अपना खाना, कपड़ा, मकान। ये सारी चीज़ें हमारी पर्सनल जो नीड्स है, शारीरिक नीड्स है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। एक पर्सन के लिए सबसे पहले खाना और मकान होना चाहिए, कपड़े होने चाहिए, पानी होना चाहिए। ये सबसे पहले नीड होती है ना हर एक पर्सन की। बाकी सारी नीड्स तो बात की बात है। जब तक खाना ना मिले तब तक जब पर्सन ही ज़िंदा नहीं रहेगा, अगर खाना ही ना मिले। तो खाना, कपड़ा और पानी और मकान, ये पर्सन की सबसे पहली नीड होती है, शारीरिक नीड। ये आपसे पूछा जाता है कि पर्सन की सबसे पहली नीड कौन सी होती है, तो आपने बताना है वो शारीरिक नीड होती है। और कई बार ये पूछा जाता है कि शारीरिक नीड्स के अंदर क्या क्या आएगा आपके लिए, उस खाना आएगा, पानी, शेल्टर और क्लोथ। ये आपकी कुछ पर्सनल जो फर्स्ट नीड्स होती है। तो नेक्स्ट बात करें पर्सन की सेकंड नीड्स। आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में जो पर्सन की सेकंड नीड्स कौन सी होती है, तो आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी, ये आपकी दूसरी नीड्स है, जिसमें कि आपकी हेल्थ आएगा,
एम्प्लॉयमेंट, प्रॉपर्टी, फैमिली एंड सोशल एबिलिटी। क्योंकि जब पर्सन के पास रोटी, कपड़ा, मकान आ गया है, फिर उसकी दूसरी नीड आ जाती है ना। क्योंकि एक पर्सन एक चीज़ में सेटिस्फाइड नहीं होता, क्योंकि हर एक पर्सन अलग अलग चीज़ों को, सब चीज़ों को अचीव करना चाहता है अपनी लाइफ में। जबकि जो आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात करें, आपको एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, क्योंकि नौकरी होगी तब आपके पास सेफ्टी होगी, एक सिक्योरिटी होगी, फैमिली होगी तो जो फैमिली है वो भी आपकी इसके अंडर आ जाती है। आपकी हेल्थ होगी, प्रॉपर्टी वगैरह, क्योंकि प्रॉपर्टी होगी तभी तो आप रहेंगे कहीं जगह पे। तो सेफ्टी और सिक्योरिटी यही चीज़ें हैं। जब तक आपके पास पैसा नहीं है तब तक आपके पास सिक्योरिटी कैसे होगी, क्योंकि सिक्योरिटी का मतलब ये है ना कि आपको अपने जीवन को सिक्योर बनाना है, अपने आमदनी को बढ़ाना है, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है, ठीक है। तो जो हमारी सेकंड नीड होती है वो होती है सेफ्टी और सिक्योरिटी। नेक्स्ट बात करें थर्ड नीड की, लव एंड बिलोंगिंग। जब एक पर्सन को उसकी शारीरिक नीड भी पूरी होगी, उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी वाली नीड्स भी पूरी होगी, तो जब उसने पैसा वगैरह कमा लिया, एक मकान बना लिया, तो लव और बिलोंगिंग की भी एक चीज़ होती है, जिसमें कि फ्रेंडशिप होगी, फैमिली होगी, और आपका जैसे कि पर्सन कोई मैरिज करेगा, मतलब लव मैरिज, ये वाली चीज़ आपकी थर्ड स्टेज में आती है। क्योंकि जब कमा लिया तो किसके लिए कमाया, तो शादी होगी, ये सब चीज़ें आपकी बनेंगी, आपकी फैमिली बनेगी, आपके फ्रेंडशिप हो गए, आपके दोस्त हो गए, ये वाली चीज़ आपकी आएगी लव एंड बिलोंगिंग, जो आपकी थर्ड स्टेज बताई हुई है मैस्लो ने। और जो फोर्थ हमारी नीड्स बताई है वो है सेल्फ एस्टीम। जब आपकी शारीरिक नीड पूरी होगी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी होगी, लव एंड बिलोंगिंग हो गया, मतलब शादी वगैरह होगी, फैमिली वगैरह बन चुकी है, तो एक पर्सन चाहता है कि उसकी रिस्पेक्ट बने, उसकी सोसाइटी में क्या हो, उसकी रिस्पेक्ट हो, हर एक लोग उसको जाने समझे और वो सोशली हो। ये आपकी सेल्फ एस्टीम है। और लास्ट जो नीड है हमारी वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये वाली नीड वो वाली नीड है जब पर्सन की लाइफ में सब कुछ हो चुका है, मतलब ये तब है जब बंदा एक 65 एज से ऊपर हो चुका है, जिसमें कि वो ये देख रहा है कि उसने अपने लाइफस्टाइल को किस तरीके से चेंज किया, उसने क्या क्या चीज़ अचीवमेंट्स की, क्या क्या उसने अपनी लाइफस्टाइल में किया, किस तरीके की लाइफस्टाइल उसकी रही है, और मतलब सब कुछ मोह माया से दूर त्याग लिया, सब चीज़ें हो चुकी है। ये वाली चीज़ है, ये हमारी फिफ्थ नीड है, जो कि हमारे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसमें कि हम अपने बारे में सब कुछ देख रहे हैं, आखिर हमने अपने लाइफस्टाइल में क्या क्या चीज़ें की हैं। तो जो हमारा टॉपिक है वो है डिसेबल्ड चिल्ड्रन। तो इसके अंडर हम बात करें कि टाइप्स ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन और गिफ्टेड चिल्ड्रंस के बारे में, और डिसेबिलिटीज़ के बारे में चिल्ड्रंस की। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और आज का जो टॉपिक है ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो अगर हम बात करें डिसेबल्ड चिल्ड्रन, विकलांग बालक, तो ये हमारे वो बालक होते हैं जो फिज़िकली, इमोशनली एंड सोशली सबसे वीक होते हैं एज़ कम्पेयर टू अ गिफ्टेड चिल्ड्रन बोले चाहे जनरल चिल्ड्रन। सामान्य बच्चों से ये थोड़े वीक होते हैं, ये वाले बच्चे हमारे डिसेबल्ड के अंदर आते हैं। तो इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें, अ चिल्ड्रन कैन बी कंसिडर्ड टू बी डिसेबल्ड इफ़ he or she has significant problem with communication, comprehension, vision, hearing और physical functioning। हम बच्चे को डिसेबल्ड तब बोल सकते हैं, विकलांग तब बोलेंगे अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो, उसकी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो, वो बोल नहीं सकता हो, वो लिख नहीं सकता हो, वो देख नहीं सकता हो, वो सुन नहीं सकता, वो चल नहीं सकता, उसकी कोई फिज़िकली प्रॉब्लम हो, तब हम बच्चे को क्या बोलेंगे, डिसेबल्ड चिल्ड्रन। तो यहीं से आपके पास क्वेश्चन पूछा जाता है कि आखिर विकलांग बच्चे कौन से होते हैं, आखिर जो डिसेबल्ड स्टूडेंट होते हैं वो कौन से होते हैं। जो ये हमारे स्टूडेंट होते हैं ये कैसे होते हैं, फिज़िकली, सोशली, इमोशनली थोड़े वीक होते हैं, मानसिक बोलो चाहे शारीरिक बोलो, ये थोड़े वीक होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर चिल्ड्रन। तो इस टॉपिक से एक क्वेश्चन का आंसर हमारा कवर हो चुका है, क्योंकि हर साल आपसे पूछा जाता है कि आखिर विकलांग बालक कौन से होते हैं। तो आपने बता लेना जो फिज़िकली, इमोशनली और सोशली वीक हो वो हमारे विकलांग बालक के अंदर आते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़, क्योंकि इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पास हर साल कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले डिसेबिलिटी बोले फिज़िकल डिसेबिलिटीज़। तो फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ के अंदर हमारे वो बच्चे आ जाते हैं जो चल नहीं सकते, जिनके हाथ पांव काम नहीं करते हैं, तो ये वाले बच्चे हमारे फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ के अंडर आते हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि फ़िज़िकल डिसेबिलिटीज़ के अंदर कौन से बच्चे आते हैं, तो वो बच्चे होते हैं जो चल नहीं सकते, क्योंकि आपका ऑप्शन में बहुत कुछ दिया जाएगा, पर आपने ये याद रखना जो बच्चे चल नहीं सकते, जिनके हाथ और पैर नहीं चलते हैं, वो वाले बच्चे हमारे फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ के अंदर आते हैं।
तो नेक्स्ट जो दूसरा टाइप है हमारा वो है मेंटल डिसेबिलिटीज़। तो मेंटल डिसेबिलिटीज़ में वो वाले बच्चे आते हैं जिनको डिफ़िकल्टी होती है किसी भी चीज़ को समझने में, उनको सीखने में। ये मेंटली रिटार्डेड होते हैं, इनको कोई पता नहीं चल रहा होता है इनके साथ क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। इन बच्चे को किसी भी काम का कोई पता नहीं चलता। ये कभी भी रोने लग जाएंगे, कभी भी हंसने लग जाएंगे, कभी भी कुछ भी कर लेंगे, इन्हें कोई पता नहीं है ये कुछ भी कर सकते हैं। तो जो बच्चे मेंटली रिटार्डेड होते हैं वो बच्चे होते हैं जिन्हें थोड़ी समझने में प्रॉब्लम आती है और इनका कोई पता नहीं होता, ये कब क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। तो ऐसे बच्चे हमारे मेंटली रिटार्डेड के अंदर आते हैं। और जब इनकी आईक्यू लेवल की बात करें तो इनका जो आईक्यू लेवल होता है वो 90 से डाउन होता है। ये भी क्वेश्चन बनता है और साथ ही साथ यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है जिन बच्चों को समझने में थोड़ी दिक्कत होती है वो किस डिसेबिलिटीज़ के अंडर आते हैं। तो वो हमारे मेंटल डिसेबिलिटीज़ के अंडर आते हैं, क्योंकि कई बार आपको कुछ भी दे देते ऑप्शन में फिजिकल के अंदर आ जाए, ब्लाइंड पीपल के अंदर आते हैं। तो जो मेंटली रिटार्डेड होते हैं उन्हें थोड़ी समझने में प्रॉब्लम होती है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से एक बनता है। नेक्स्ट थर्ड डिसेबिलिटी की बात करें तो ये हमारी विजुअल डिसेबिलिटी, जिसमें कि पर्सन अपनी आंखों के द्वारा नहीं देख सकता, जिसे बिल्कुल भी नहीं दिखता है वो इसके अंडर आते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जो पर्सन देख नहीं सकते वो कौन सी डिसेबिलिटीज़ से जूझ रहे होते हैं। तो वो पर्सन हमारे विजुअल डिसेबिलिटीज़ होगा या ब्लाइंड पीपल दिया होगा। तो यहाँ से यही क्वेश्चन बनता है सिर्फ आपका। नेक्स्ट फोर्थ जो डिसेबिलिटी है हमारे पास वो है हियरिंग डिसेबिलिटी। ये वो वाली डिसेबिलिटी है जिसमें कि बच्चा सुन नहीं सकता। तो यहाँ से भी आपके पास क्वेश्चन यही बनता है कि जो बच्चा सुन नहीं सकता, जिसने अपने हियरिंग को टोटली लॉस कर दिया है, वो बच्चा किस डिसेबिलिटी से जूझ रहा होता है। तो वो हमारा हियरिंग डिसेबिलिटीज़ के अंडर आता है। ऑप्शन में आपके पास कुछ भी दे सकते हैं, ब्लाइंड पीपल दे सकते हैं, फिजिकली डिसेबल्ड चिल्ड्रन, मेंटली डिसेबल्ड चिल्ड्रन, कुछ भी दे सकते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा हियरिंग डिसेबिलिटीज़। लास्ट जो फिफ्थ डिसेबिलिटी है ये हमारी स्पीच डिसेबिलिटी। इसमें जो पर्सन है वो बोल नहीं सकता। जो पर्सन बोल नहीं सकते हैं वो पर्सन इसके अंडर आते हैं। तो यहाँ से भी यही क्वेश्चन बनेगा आपका कि जो पर्सन बोल नहीं सकते, जो प्रॉपरली बातचीत नहीं कर सकते हैं, वो किस डिसेबिलिटी के अंदर आते हैं। तो हमारी स्पीच डिसेबिलिटीज़ के अंडर आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इम्पॉर्टेंट टर्म्स, जो कि इम्पॉर्टेंट डिसेबिलिटीज़ बोल सकते हैं जो कि हमें बच्चों में देखने को मिलती है। तो सबसे पहली है हमारे पास ऑटिज़म, नंबर 2 है हमारे पास डिसलेक्सिया, नंबर 3 है हमारे पास डिसकैल्कुलिया, नंबर 4 है डिस्ग्राफिया और नंबर 5 है ADHD। तो ये 5 मोस्ट डिसेबिलिटीज़ है जो कि स्टूडेंट्स के अंदर या चिल्ड्रन के अंदर देखने को मिलती है। तो सबसे पहले बात करते हैं आखिर ऑटिज़म कौन सी डिसेबिलिटी है। इसमें क्या होता है ना, सोशल एंड कम्युनिकेशन स्किल इम्पेयर्ड होते हैं। जो पर्सन होता है वो कम्युनिकेशन ठीक ठाक नहीं होती है, आई कांटेक्ट नहीं बना सकता, वो सोशली नहीं होता। जो पर्सन सोशली नहीं है, आई कांटेक्ट नहीं बना सकता, हर किसी से बातचीत नहीं कर सकता, मतलब इंट्रोवर्ट होता है, वो हमारा ऑटिज़म के अंडर आते हैं। नेक्स्ट जो डिसेबिलिटी की बात करें वो है हमारे डिसलेक्सिया। ये ऐसी डिसेबिलिटीज़ है हमारे पास जिसमें कि प्रॉब्लम इन रीडिंग, बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि डिस का मतलब होता है प्रॉब्लम और लेक्सिया का मतलब है रीडिंग। तो जो भी हमारी पढ़ने से संबंधित प्रॉब्लम है वो डिसलेक्सिया के अंडर आती है। तो नेक्स्ट जो डिसेबिलिटी है वो है हमारे पास डिसकैल्कुलिया। ये हमारी प्रॉब्लम इन कैलकुलेशन है, क्योंकि कैलकुलिया का मतलब ही देखो कैलकुलेशन है। जब भी बच्चे को मैथमेटिक्स में कोई प्रॉब्लम हो, कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम आए तो वो डिसकैल्कुलिया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अगर बच्चे को कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो किसके कारण हो रही है, वो डिसकैल्कुलिया के कारण हो रही है। नेक्स्ट बात करें डिसग्राफिया। ग्राफिया का मतलब होता है राइटिंग। जब बच्चे को लिखने से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो तो वो हमारे डिसग्राफिया के अंडर आती है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन ये बन जाएगा, अगर बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम आ रही है तो वो किस डिसेबिलिटी के अंडर आता है। तो वो आता है हमारा डिसग्राफिया। ये चीज़ें आपने याद रखनी है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग आपके पास हर साल क्वेश्चन पूछ जाता है 1 नंबर के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं गिफ्टेड चिल्ड्रन। आखिर ये कौन से बच्चे होते हैं। तो गिफ्टेड चिल्ड्रन वो बच्चे होते हैं जो हमारे प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। इनका जो आईक्यू लेवल होता है वो और बच्चों से बहुत ज़्यादा हाई होता है और ये बहुत ही प्रतिभाशाली वाले बच्चे होते हैं। एक बार इनकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। गिफ्टेड चिल्ड्रन आर बॉर्न विद द अबव एवरेज नेचुरल एबिलिटीज़। टैलेंटेड चिल्ड्रन हैव डेवलप्ड देयर नेचुरल एबिलिटीज़ टू अ हाई लेवल। तो जो हमारे गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं, जो इनकी एबिलिटीज़ होती है वो बहुत हाई होती है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स। और जो इनका आईक्यू लेवल होता है वो 110 से हाई ही होता है, क्योंकि
ये स्टूडेंट थोड़े हमारे बहुत ही क्रिएटिव होते हैं, बहुत टैलेंटेड होते हैं। तो जो गिफ्टेड स्टूडेंट होते हैं इन्हें हमने बहुत बिजी रखना होता है क्लासेस में, क्योंकि ये हर एक चीज़ को, हर एक प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर देते हैं। नेक्स्ट दूसरी जो डेफिनेशन है यहाँ पे, चिल्ड्रन कैन बी गिफ्टेड और टैलेंटेड इन एनी एरिया इंक्लूडिंग स्पोर्ट, आर्ट्स, म्यूजिक, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी एंड मोर। तो जो हमारे प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, जो ये गिफ्टेड स्टूडेंट होते हैं, ये बहुत ही टैलेंटेड होते हैं हर एक एरिया में। वो चाहे आपका स्पोर्ट हो, चाहे आर्ट हो, म्यूज़िक हो, पढ़ाई से रिलेटेड एरिया हो, ये हर एक चीज़ में बहुत ही गिफ्टेड होते हैं, बहुत प्रतिभाशाली होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर। और जितना भी इनकी क्रिएटिविटी होती है वो बहुत ही अच्छी और हाई लेवल की होती है सब बच्चों से। तो यहाँ से यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि आखिर गिफ्टेड स्टूडेंट कौन से है, एबिलिटी स्टूडेंट कौन से हैं। तो एक बात और याद रखना, जब भी आपसे पूछा जाए कि जो गिफ्टेड स्टूडेंट हो और डिसेबल्ड स्टूडेंट हो उनको कहाँ पे पढ़ाया जाए, तो इनको इंक्लूसिव स्कूल में पढ़ाया जाता है, क्योंकि अब इनको सबको एक साथ पढ़ाया जाता है। ये यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक साथ। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब